अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 21। आज के लेक्चर में हम एज यूजुअल पास्ट पेपर्स के और होम असाइनमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ जाएंगे। रिपोर्ट में हमारा तरीकाकार क्या है, हम डेली बेसिस के ऊपर किसी एक अहम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, उसकी डेफिनेशन, सिचुएशंस वगैरह, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, किन सिचुएशन में वो पैराग्राफ रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने सीखा था एमसीएसओ मैटर के बारे में, आज हम सीखने जा रहे हैं अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। एमसीएसओ मैटर नहीं, मैं समझ नहीं पाया। एमसीएसओ मैटर की हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। देखिए, एक चीज तो ये कि दो अल्फाज हैं। अब जब मैं आपको मशवरा देने जा रहा हूँ, अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी इस सब्जेक्ट की हद तक आसान हो जाएगी, वरना आपको प्रॉब्लम करेगा ये कंसेप्ट। दो अल्फाज हैं, एक है मॉडिफाइड ओपिनियन, एक है मॉडिफाइड रिपोर्ट। इन दोनों का मतलब अलग होता है। मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब, मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि रिपोर्ट के अंदर कोई सी भी मॉडिफिकेशन हो जाए। रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन सिर्फ ओपिनियन की वजह से नहीं होती, और भी बहुत सी चीजों की वजह से मॉडिफिकेशन होती है। फिर से सुन लें, मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन, इन दोनों टर्म्स में फर्क है। मॉडिफाइड रिपोर्ट हमारा कंप्रीहेंसिव टर्म है। मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से भी हो सकती है, अदर रीजंस की वजह से भी हो सकती है। अदर रीजंस क्या होंगी? एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी का पैरा। ठीक है, इनकी वजह से भी रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, तो मॉडिफाइड रिपोर्ट अलग टर्म है, मॉडिफाइड ओपिनियन अलग टर्म है। ठीक है, अब एक टेक्निकल लाइन बोलने लगा हूं, अगर ये लाइन आपको समझ आ गई तो इन दोनों में फर्क समझ आ जाएगा। हर मॉडिफाइड ओपिनियन मॉडिफाइड रिपोर्ट बना देगा, लेकिन हर मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बल्कि उसने, अब अगर ये एक मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछने लगा जो कि आपने एक दफा पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओपिनियन तो मॉडिफाइड ना हो लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाए? कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल, इसका जवाब था यस, पॉसिबल है। और आगे इसको एक्सप्लेन करना था कैसे पॉसिबल है। अगर रिपोर्ट में ओपिनियन तो फॉर एग्जांपल अनमॉडिफाइड है, लेकिन एमसीएसओ मैटर आ गया, अदर मैटर आ गया, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न आ गया, और कुछ लोगों के ख्याल में की ऑडिट मैटर, मैंने बताया की ऑडिट मैटर के ऊपर दो ओपिनियन है, बताया था। हाँ, तो रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। तो एक छोटी सी इक्वेशन फिर लिख दें, मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन, आगे प्लस नहीं आर लिखें, आर प्लस लिखवाया था एक दफा, तो स्टूडेंट कहते हैं अच्छा ये चारों इकट्ठे हो, तीनों चारों, फिर रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी ना, इसका ये मतलब है इक्वेशन का। मैंने कहा नहीं, कोई एक भी आ जाए, तो उनका सर फिर प्लस क्यों लिखवाया? प्लस का मतलब तो ये होता है सारे होने चाहिए। तो मॉडिफाइड ओपिनियन और एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर, इसके ऊपर कुछ लोगों का इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, यानी ये की ऑडिट मैटर हर लिस्टेड कंपनी के लिए है ना, तो कह रहे हैं हर लिस्टेड कंपनी में आएगा तो सही, तो ये स्टैंडर्ड है। तो वो कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं अनलिस्टेड में नहीं आएगा, लिस्टेड में तो स्पेशल है। तो अब थोड़ा सा इख्तलाफ है इसका। भाई ये समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया जी आपका क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? अगर न्यू स्टैंडर्ड
इफेक्टिव डेट से अप्लाई करें तो क्या फिर एमसीक्यू मैटर आएगा? फिर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में उसने क्लियरली लिखा हुआ है अर्ली एप्लीकेशन, अर्ली एप्लीकेशन, ठीक है, उस पे एमसीक्यू मैटर आएगा, वरना नहीं। और कोई क्वेश्चन? देखें, आपने एग्जाम्पल के ऊपर पक्का रहना है। एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल क्या कहती है? अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या? दैट हैज मटेरियल इफेक्ट, बिल्कुल। तो अगर अर्ली नहीं है एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा, ठीक है। मटेरियल इफेक्ट नहीं है एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, नहीं आएगा। सारी शर्तें पूरी होंगी तो फिर आएगा, ठीक है जी। और ये ना एग्जाम में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लफ्ज देख के आप कहते हैं एमसीक्यू मैटर आ गया, बाकी अर्ली एप्लीकेशन भी देखनी है, मटेरियल इफेक्ट भी देखना है। और की क्वेश्चन? सब्सीक्वेंट इवेंट में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, देखिए यहां पे ना एक लाइन में लगाना चाहता हूं। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का लफ्ज आप मेरे मुंह से अभी नहीं सुनेंगे, ये पूरे चैप्टर में, चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे मुंह से आप एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का लफ्ज नहीं सुनेंगे, सिर्फ सब्सीक्वेंट इवेंट का लफ्ज सुनेंगे। और मैं वर्ड यूज करूंगा सब्सीक्वेंट इवेंट इंक्लूडेड, सब्सीक्वेंट इवेंट नॉट इंक्लूडेड। जो लफ्ज है ना इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग दोनों को कवर करता है। जब मैं कहूंगा सब्सीक्वेंट इवेंट इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, तो जब मेरा कंसेप्ट सब्सीक्वेंट इवेंट लफ्ज बोल के पूरा हो जाता है तो मुझे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग लिखने की बताने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ये जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग में FR2 या मुझे नहीं पता किस जगह FR2 में पढ़ा हुआ है उनको ये पता होगा, लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो जब मैं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के टर्म बोलूंगा ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं कभी ऐसे टर्म नहीं बोलूंगा। सेम कंसेप्ट सब्सीक्वेंट इवेंट के हिसाब से हो जाता है, ठीक है भाई। सिंपल बता दिया ना, जो ईयर एंड के बाद हो और प्रीवियस ईयर उस साल की फाइनेंशियल स्टेट करंट ईयर में इंक्लूड होना हो या करंट ईयर में उसका इफेक्ट आना हो। अब इफेक्ट क्या आना है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, ऑडिट का नहीं है। ऑडिट का क्वेश्चन सिर्फ इतना है, सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ तो इंक्लूड करना है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो मैं अपने कंसेप्ट को सिर्फ इतना रखूंगा, इससे आगे फिलहाल मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो बाद में कभी करेंगे, तब मैं फिर आपको एडजस्टिंग भी समझाऊंगा क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग भी बताऊंगा क्या, अभी नहीं। और की क्वेश्चन? सब्सीक्वेंट इवेंट का मटेरियल होना जरूरी है क्या? ये देखिए, सब्सीक्वेंट इवेंट का मटेरियल होना जरूरी है। आपने अगर वो देखा हो तो शायद उसमें सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज हुआ था डेफिनेशन में, उसका मटेरियल होना। सिर्फ जो ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ होते हैं ना, जो चीजें लॉ रिक्वायर करता है उसमें मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। बाकी हमारी हर तो जो 4 ओपिनियन थे ना उनमें मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो, क्योंकि लॉ ने क्या दिया, डायरेक्टर्स अगर 10 रुपए का भी फ्रॉड करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस करते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं है, हमने उसको बताना होगा। तो बाकी हर कंसेप्ट के ऊपर उसका मटेरियल होना जरूरी होता है, वरना हमारे लिए इग्नोरेबल होता है। मटेरियलिटी की डेफिनेशन में, मटेरियलिटी की डेफिनेशन सिर्फ रिपोर्ट पे इंपैक्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं होती, सबसे अहम काम वही होता है, लेकिन वो आपके ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म करने होते हैं वो डिसाइड करने के लिए भी मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। जो छोटी छोटी आइटम इमटेरियल होंगी उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। सब्सीक्वेंट इवेंट इनसिग्निफिकेंट हो तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको छोड़ देंगे, कोई एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। जो लिखा हुआ है वो शर्तें पूरी होना जरूरी है, अगर कोई शर्त पूरी नहीं हो रही तो फिर नहीं आएगा। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा सर एक्सेप्शन, ये सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ तो है, हुआ लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो क्या एमसीक्यू मैटर आएगा? इसमें एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए। मैनेजमेंट ने क्या कोई एरर या मिस स्टेटमेंट ठीक कर ली है, क्या वो एमसीक्यू मैटर में आएगा? मेरा एक सवाल आपसे, क्या एमसीक्यू मैटर में ऐसी कोई एग्जांपल लिखी हुई है? तो इसका मतलब क्या है? नहीं आएगा। आपके लिए एग्जाम्पल ही सारा कुछ है, जो लिस्ट दी हुई है ना वही सारा कुछ है। उसमें अगर कोई चीज है एमसीक्यू मैटर आएगा, उसमें अगर कोई चीज नहीं है एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, क्वेश्चन ये है, वो भी यूजर्स के लिए होते हैं। एमसीक्यू मैटर रिपोर्ट में दे रहे हैं, ये भी यूजर्स के लिए है। तो जब यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर ऑलरेडी मौजूद हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में एम्फसाइज करने की क्या जरूरत है? मेरा छोटा सा सवाल आपसे, सारे कंसेप्ट्स आपके नोट्स में बुक में मौजूद हैं सारे,
क्या उस्ताद को फिर भी आपको बता देना चाहिए ये कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, इसको ध्यान से तैयार कर लेना? बताना चाहिए कि नहीं कि सारे कंसेप्ट्स को एक बराबर लेके और बताए ना, समझा दे, लेकिन ये ना बताए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, बताइए बताना चाहिए कि नहीं? क्यों बताना चाहिए, लिखा तो है बता, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस्ड होकर ज्यादा अहमियत के साथ उस कंसेप्ट को, यही कंसेप्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नो डाउट आपकी बात ठीक है, डिस्क्लोजर लिखा होगा, जिस डिस्क्लोजर को भी ऑडिटर ने एम्फसाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होगा, लेकिन ऑडिटर के ख्याल में अगर वो बहुत अहम है, इन्वेस्टमेंट से पहले, डिसीजंस करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, तो ऑडिटर उसको एम्फसाइज करेगा। कैसे करेगा? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ के जरिए। शाबाश। अच्छा, यहीं से एक और हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर क्या ऐसा पॉसिबल है, अब ये एडवांस क्वेश्चन था, कैफ लेवल पे नॉर्मली पूछा, लेकिन जवाब दे रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिचुएशन में 2 एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आ रहे हों? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका जवाब बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर क्या करेंगे, क्या 2 पैराग्राफ आएंगे? असूल ये है कि हेडिंग एक ही आएगी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, उसमें पहले पैराग्राफ नंबर 1 एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके नीचे पैराग्राफ नंबर 2 कर देंगे। डुप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि दोनों मैटर डिफरेंट है, दोनों मैटर डिफरेंट है। डुप्लीकेशन तो हम उसको कहते हैं कि एक ही मैटर एक जगह पे भी आ रहा है और वही मैटर दूसरी जगह पे भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? सर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जिससे गोइंग कंसर्न इशू आ गया, तो अब इसको हम दोनों पैराग्राफ में लेके जाएंगे। धीरे चल मेरा भाई, धीरे चल। नहीं ये कुछ गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो मैंने भाई को कहा थोड़ा इंतजार कर लें, गोइंग कंसर्न का पैरा आने दे। जब आपका कोई कंसेप्ट किसी दूसरे कंसेप्ट से मिल रहा हो ना, तो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक दोनों कंसेप्ट ना पढ़े हो। इस सवाल को लिख ले, सवाल अच्छा है, सवाल आपका बुरा नहीं, सवाल अच्छा है, लेकिन टू अर्ली है, इसको लिख लीजिए, पूछिएगा जरूर, गोइंग कंसर्न वाले टॉपिक के साथ लिख लें। सर इसका डुप्लीकेशन के लिए हाथ से बता रहे हैं, इसको डुप्लीकेशन तो नहीं समझ? डुप्लीकेशन नहीं है, डुप्लीकेशन पक्का कर लें, नो मिसक्लासिफिकेशन नो डुप्लीकेशन, ये रूल हमारा पक्का है, इसको नहीं छोड़ना हमने। किसी भी मैटर की नो मिसक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि एमसीक्यू मैटर का है तो उसको अदर मैटर में नहीं डालना, मिस स्टेटमेंट का है तो उसको गोइंग कंसर्न में नहीं डालना, मिस। और डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, एक ही मैटर 2 जगह पे आ रहा। और की क्वेश्चन? अच्छा, एक और स्टूडेंट ने, ये टिक हो गया, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक टाइप ऑफ ओपिनियन है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा सर उसमें आपने ये लिखा था वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो वी डू नॉट, जब हम कह रहे हैं कि कोई ओपिनियन नहीं है, तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहां से आ गया? देखिए डिस्क्लेमर रिपोर्ट, अगर स्कोप लिमिटेशन है ना, उसका इफेक्ट परवेसिव, रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट तो हमने एक दफा एंगेजमेंट लेटर हो जाए ना, अनलेस के 2-3 सिचुएशन है जिनमें ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है, वरना रिपोर्ट देनी होती है। तो रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की हेडिंग भी आती है, फर्क सिर्फ यह है कि उसमें हम क्या लिख देते हैं कि हम कोई ओपिनियन नहीं दे। ये टेक्निकली ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हमारे पूरे ऑडिट को जीरो कर देता है, लेकिन स्टिल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं देंगे, मतलब अगर ये ना लिखे, तो दूसरा आउटकम, दूसरा तरीका ऑप्शन क्या है, रिपोर्ट ही ना दे। रिपोर्ट तो शेयर होल्डर इंतजार करते रहेंगे, वो ये समझेंगे शायद ऑडिटर जो है वो सुस्त है, उसकी नाअहली है कि उसने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की, जबकि हमारी नाअहली नहीं है। तो इसीलिए हम रिपोर्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में भी मैंने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसमें लिख क्या देते हैं कि वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और फिर रीजनिंग भी देते हैं उसकी बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। तो ओपिनियन तो नहीं जाता मिलता शेयर होल्डर्स को, लेकिन कम से कम गड़बड़ क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो पता चल जाता उनको। ये समझ आ गया आपको कि अगर हमें ऑडिट में कुछ भी नहीं करने दिया जाता, तो क्या हम चुप करके बैठ जाएंगे कि फिर भी हमने रिपोर्ट देनी है? उसमें कौन सा ओपिनियन आएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक। फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हाइब्रिड क्लास में से ही, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ, इसको एक्सप्लेन कर दें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो ऑडिटर के लिए? हमने पढ़ा था, और जब मैंने पहली दफा चैप्टर 2 में कंसल्ट पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि हमने देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट एक्सेप्ट कर, नॉट एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे या विड्रॉ कर देंगे। अब यहां से ये कंसेप्ट एक स्टेप आगे गया है कि अगर फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो क्या करना है? तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो हम क्या करते हैं, करना ही करना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू मैटर में बता देंगे कि भाई ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एमसीक्यू मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो जो भी होगी हम मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा ही है? स्टूडेंट ने पूछा क्या एमसीक्यू मैटर भी कम्युनिकेट करते हैं? इसका जवाब है यस। अब मैं देखे टेक्निकल वर्ड में आंसर देने लगा हूं। हर मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट मैनेजमेंट को और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की जाएगी शेयर होल्डर को रिपोर्ट देने से पहले।
ये समझ आई? क्या बोला? हर मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट का मतलब क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन है वो भी कम्युनिकेट करेंगे पहले, और अगर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, एमसीसो मैटर है, तो फिर एमसीसो मैटर कम्युनिकेट करेंगे कि सर हम ये एमसीसो मैटर रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। अदर मैटर है वो भी कम्युनिकेट करेंगे। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है वो भी कम्युनिकेट करेंगे। की ऑडिट मैटर है वो भी कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यानी उन्होंने एक एमसीसो मैटर का सवाल पूछा था, मैंने बाकी के एलिमेंट को भी बीच में शामिल रूल बना दिया कि जब कभी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, इसका मतलब है मैंने मॉडिफाइड रिपोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इसका मतलब ओपिनियन भी शामिल हो गया, दूसरी चीजें भी शामिल हो गई। ठीक है, तो जब कभी आपके जहन में है ना ये मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन समझ नहीं आ रहा क्या है मॉडिफाइड, तो आपने वो जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है ना उसको देख लेना है, मेरे से नहीं पूछना, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। जब कभी मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन में आपको कंफ्यूजन हो तो आपने क्या करना है, ये जो आज रूल लिखाया ना फिर से लिखवा देता हूं इक्वेशन, इसको देख लेना, इसको पढ़ लेना, इसको समझना। ये क्या है? मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन और एमसीसो मैटर और अदर मैटर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न और किया। लेकिन फिर बता दो कि ऑडिट मैटर पे 50-50 है, कुछ लोग कहते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में लिखा हुआ है इफ, क्या लिखा हुआ है? इफ, आगे लाइन क्या लिखी हुई है? नहीं, व्हेन एमसीसो मैटर पैराग्राफ रिलेट्स टू एएफआरएफ इट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द। अच्छा, ये व्हेन एमसीसो मैटर, मेरा ये ख्याल है ये वाला जो पहले वाला आधी लाइन है ये लिखने की जरूरत नहीं थी। इसकी रीजन ये है कि जितने भी एमसीसो मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल 8 की 8 ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, तो ये लिखने की जरूरत। लेकिन अगर आईकैप ने लिख दिया तो हम क्या करें? याद करेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, वो कर लेंगे, तो इसके ऊपर ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। असल में ना एमसीसो मैटर में और अदर मैटर में एक बारीक लाइन, एक फर्क है कि एमसीसो मैटर ऐसी सिचुएशंस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं और अदर मैटर ऐसी सिचुएशंस हैं जो ऑडिटर से रिलेट करती हैं। ठीक है, एमसीसो मैटर कौन सी सिचुएशंस हैं? फाइनेंशियल, और अदर मैटर ऑडिटर से रिलेट करते हैं। ठीक। अच्छा, एमसीसो मैटर में आपने नहीं पूछा, 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक लिखा हुआ है कि टैक्स, जो टैक्स के मैटर्स हैं इनमें नॉर्मली देखिए, टैक्स का मैटर ना रूटीन का मैटर, आज प्रैक्टिस में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि एफबीआर के साथ रूटीन में मसले मसाइल चलते ही रहते हैं जी। ये टैक्स जो है ये कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो रूटीन का जब क्वेश्चन में कह देना रूटीन की टैक्स लिटिगेशन है सर, केस स्टडी में क्या कहते हैं, कंपनी का डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स वालों के साथ, तो ये इसको हम एक्सेप्शन लिटिगेशन नहीं समझते। ठीक है, ये हमारा की ऑडिट मैटर में आता है। की ऑडिट मैटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, उसमें क्यों आता है बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कह दे कि एफबीआर को शक हुआ है पिछले 5 सालों में आप टैक्स कम पे करते रहे हैं और एफबीआर ने अब अपनी टीम भिजवा के आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी के केस में, तो ये ज्यादा बड़ा, ज्यादा सवेर केस हो जाता है। ठीक है, इसको फिर आप एमसीसो मैटर पैराग्राफ एक्सेप्शन, ये रेगुलेटरी एक्शन हो गया ना, ये क्या हो गया? रेगुलेटरी एक्शन। एक होता है सिंपल डिस्प्यूट होना, एक होता है रेगुलेटरी एक्शन स्टार्ट हो जाना, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाना। तो रेगुलेटरी एक्शन या इन्वेस्टिगेशन के केस में फिर एमसीसो मैटर आएगा, वरना रूटीन के केसेस में नहीं आएगा, वो उसमें सिर्फ की ऑडिट मैटर। ये बात समझ आ गई? आगे। अच्छा, फिर कह रहा है एक्सेसिव यूज नहीं करना, इसका एक्सेसिव यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप एमसीसो मैटर का एक्सेस यानी हर मैटर, कहना क्या चाह रहा है, हर मैटर के ऊपर एमसीसो मैटर ना फिट कर देना, सिर्फ जो मैंने 8 बताए ना 8 उन्हीं सिचुएशन में एमसीसो मैटर आएगा, बाकी में नहीं आना। ठीक है, अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, ये एमसीसो मैटर वैसा ही बन जाएगा जैसा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है, एक दिन में कितनी दफा चले तो आप कहेंगे वाकई अहम न्यूज है, एक दफा 2 दफा है, और अगर भाईजान कह रहे हैं 36 दफा चले तो वो ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी ना। इसी तरह कह रहे हैं हमने भी क्या करना है एमसीसो मैटर का, वरना वो रूटीन का मैटर ही बन जाएगा। वो कहेगा भाई किस किस मैटर को पढ़ूं मैं, ये तो तुमने पूरी हर डिस्क्लोजर को इधर डाल दिया, आधे डिस्क्लोजर तो आगे, इसीलिए एक्सेसिव यूज नहीं करना। और की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, हाइब्रिड के भी और फिजिकल क्लास के भी। अब असाइनमेंट कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए। क्या मतलब, बाकी स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं किया, चंद एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया है।
भाई ये दे फुट ये दे। हाँ जी, ये बड़े असाइनमेंट अपने सामने रखें, असाइनमेंट अपने सामने रखें। और आज वाली असाइनमेंट, आज वाली असाइनमेंट, शाबाश, आज वाली, आज क्या तारीख है? 14। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट नहीं छोड़ना मैंने आज। हाँ इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस। असाइनमेंट किधर है? अच्छा, ढूंढ रहा है उस चीज को जो मौजूद ही नहीं है। फर्म में थे ना, तो मैं और मेरा दोस्त उसने कहा एटीएम से पैसे निकलवाने जाना है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो गए, तो एटीएम में पैसे, थोड़ा मशीन बाजू का लेट कर दे, बाहर गोरा खड़ा हुआ था, गोरा खड़ा हुआ था, घोड़ा नहीं गोरा। घोड़े ने क्या पैसे डिपॉजिट करवाने आए, यानी इंग्लिश मैन खड़ा था। तो जब हम बाहर आए तो गोरा कहने लगा, इफ यू डो नॉट हैव मनी दिस मशीन विल नॉट गिव यू एनी मनी। अगर के पैसे जुगल लगा दी ना उसने अपनी तरफ से, तो भाई अगर आपने असाइनमेंट नहीं की, किधर है? हाँ, रजिस्टर में से असाइनमेंट नहीं निकलेगी। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? आपकी असाइनमेंट किधर? चले असाइनमेंट करके आया करें डेली बेसिस के ऊपर। ठीक, असाइनमेंट नहीं करेंगे, असाइनमेंट किए बगैर अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन 4, ये 2 दिन से मेरा हाल रह रहा था क्वेश्चन 4, आज इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। क्या है? आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है एरर्स। अच्छा, इसमें एक्सट्रैक्ट के ऊपर नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब, जहां कहीं एक्सट्रैक्ट का लफ्ज आए, इसका मतलब है ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, बल्कि क्या है, उसका कुछ हिस्सा है। इसका मतलब है आपने इसी हिस्से के अंदर से एरर्स निकालने हैं, इस हिस्से के अलावा किसी और जगह नहीं जाना। एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्या मैं इसमें ये लिख दूं कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ इज नॉट गिवन, ओपिनियन पैराग्राफ इज नॉट गिवन, बेसिस ऑफ नॉट गिवन। मैं कहा नहीं, ये पूरी रिपोर्ट थोड़ा ही है, ये तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर से आपने एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले आइटर रिस्पांसिबिलिटी, कौन सा पैराग्राफ है? क्या हेडिंग ठीक है? हेडिंग गलत है, हेडिंग कंप्लीट नहीं है, हेडिंग कंप्लीट नहीं है। हेडिंग में आइटर रिस्पांसिबिलिटी, इससे हमें ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर कोई पैराग्राफ हमें देना रिपोर्ट का और उसमें गलतियां हो, तो हमने स्टार्ट पैराग्राफ से नहीं, उसकी हेडिंग से लेना है। हेडिंग में भी गलती हो सकती है, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है वो कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता तो ज्यादा अहम था, ज्यादा बेहतर था, लेकिन हमने छोटी मोटी गलती नहीं पकड़नी, छोटे मोटे हम सिग्निफिकेंट कंसेप्चुअल एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये वाला जो पैराग्राफ, इसके अल्फाज में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है। ये कहां पे आएगा? बेसिस फॉर ओपिनियन में। शाबाश। एन ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑन ए टेस्ट बेसिस ऑफ एविडेंस रेलेवेंट टू द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट बेसिस का मतलब सैंपल बेसिस ही होता है। टेस्ट बेसिस का मतलब अब अगर लफ्ज का फर्क है, कंसेप्ट वही है, क्या मुझे एरर आइडेंटिफाई करना चाहिए? नहीं। इट आल्सो इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ ऑल द एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स मेड, ऑल द एस्टिमेट्स के सिग्निफिकेंट। रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स का वर्ड हुआ था कि आल का सिग्निफिकेंट। 2-3 एरर्स हो गए ना हमारे पास, एक हेडिंग का, एक इसकी प्लेसमेंट का, और एक ये सिग्निफिकेंट आल वाला। जजमेंट मेड बाय डायरेक्टर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट टू कंपनी सर्कमस्टेंसेस कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। ये भी सही कह रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। We planned our and performed our audit so as to obtain as much information and explanation as possible given the time available for the audit। उन्होंने कहा जी जितना को टाइम हमारे पास था उसमें जितनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे कर ले। ना ना ना, स्टूडेंट कहने लगा सर टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन तो इनहेरेंट लिमिटेशन में था, तो इसमें तो इजाजत है ऑडिटर को
कि अगर टाइम उसके पास कम है तो कम ऑडिट कर ले, ना ना ना, उसका कंसेप्ट नहीं समझा आपने। इनहेरेंट लिमिटेशन में कह रहा था टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है, इस वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करनी। वो ये नहीं कह रहा था कि अगर टाइम कम हो रीजनेबल एश्योरेंस ना, वरना तो फिर हम कह देंगे सर क्लाइंट सुबह आया था कह रहा था शाम तक रिपोर्ट चाहिए, तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन थी, हम रीजनेबल क्या लिमिटेड एश्योरेंस भी नहीं ले सके। ठीक है, हमने सिर्फ इंक्वायरी करके सारा रिपोर्ट साइन कर दी। तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है, जरूर है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, जरूर है, लेकिन किस चीज की? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल की नहीं। तो ये भी गलत कह रहा है कि टाइम कम है तो मैंने काम कुछ किया कुछ नहीं किया। We confirm that the financial statements are free from, we confirm, No sir. confirm करना, सर्टिफाई करना, गारंटी करना, ये एब्सोल्यूट की तरफ इशारा होता है। ये भी गलत, ये आगे कितने 5 गलतियां आ गई। फ्री फ्रॉम वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटी और एरर, ये ठीक है मेरा ख्याल है, वीक है, ठीक है। कंफर्म के अलावा बाकी की फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर, ठीक है, ठीक है ना। फिर द डायरेक्टर्स हाउएवर आर wholly responsible for the accuracy of financial statement and no liability for errors can be accepted by auditor। कह रहा है कोई भी एरर हुआ हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन ना की हुई, अगर रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म ना किए, फिर कोई एरर रह गया, फिर जिम्मेदारी है भाई, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर अच्छा मैं ये यूं कहूं भाई क्लास में आप पास हो या फेल हो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? अच्छा पास और फेल बिल्कुल जिम्मेदारी, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि मैं कह दूं कोई भी स्टूडेंट फेल हुआ मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, कोई भी स्टूडेंट फेल हुआ मेरी जिम्मेदारी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं। अगर मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया टाइम, अगर मैंने सफिशिएंट केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करवाई, अगर आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, फिर कोई स्टूडेंट इस वजह से फेल होता है, वो मेरे पे जरूर मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो यहां पे ऑडिटर ये कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, होगी भी नहीं, ना 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 ना, ना। अगर रिक्वायर्ड प्रोसीजर ना, अगर अपना हक अदा ना किया मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। कह रहा है इन्फॉर्मिंग आवर ओपिनियन वी आल्सो वैल्यूएटेड ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी जिम्मेदारी एनुअल रिपोर्ट्स की नहीं है, किसकी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है। क्लियर? तो ये कितनी गलतियां होगी थी इसमें? 8। क्या ऑडिट रिपोर्ट में? नहीं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई पैराग्राफ ओमिटेड है तो क्या वो भी हम मेंशन करेंगे एरर के तौर पे? करेंगे। कोई पैराग्राफ ओमिटेड है इसमें? हाँ, इसमें वो कह रहे हैं कि जी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑब्टेन करनी होती है इंटरनल कंट्रोल की, एस्टिमेट, वो मेंशन नहीं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर सारा आपने एक ही एरर बना के लिखना है, उसको 5 एरर नहीं बनाने, ठीक है। कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल लेदा, अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉलिसीज लेदा, क्लियर। अच्छा इसमें एक चीज और, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, ये भी प्लेसमेंट की गलती है। यहाँ ये रिपोर्ट में आती है लेकिन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती जी। आखिरी लाइन, हाँ जी बिल्कुल, इसकी प्लेसमेंट में भी गलती है, ये अदर इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है, इसकी प्लेसमेंट में भी गलती है और इसके कंसेप्ट में भी गलती है। तो ये तकरीबन 8 से 10 तक, अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें से 5 मिस्टेक, 5 एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए ना, केस स्टडी का हक अदा कर दिया उसने। 5, कितने स्टूडेंट्स ने 5 एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे? शाबाश। आगे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज मेंट बाय एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट? Identify circumstances under which auditor would be required to include an emphasis matter paragraph in auditor's report। 2 चीजें पूछ रहे हैं, एक डेफिनेशन, सर्कमस्टेंस। अच्छा बताइए डेफिनेशन कौन से वाला पार्ट है, पहले वाला के बाद वाला? पहले वाला। और जो एग्जांपल्स हैं बाद वाला। तो हमने तो सर्कमस्टेंसेस पढ़ी नहीं, एग्जांपल्स पढ़ी है, तो थोड़ी सी यार डिफरेंट वर्ड यूज हो ही गया है, तो जजमेंट अप्लाई कर लें, प्रोफेशनल जजमेंट साथ लेके जाएंगे ना एग्जाम में, उसमें अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है जो आपकी वोकैबुलरी में नहीं है तो क्या करेंगे? जजमेंट अप्लाई कर दें कि क्या मतलब हो सकता है, कंटेक्स्ट से भी बाजू का समझ आ जाती है क्या कहना चाह रहा है दूसरा पर्सन। अच्छा ये लिखा भी हुआ है, चलिए ठीक है, मैं समझा सिर्फ एग्जाम, ये अच्छी बात होगी। अच्छा ये अब आगे हमारे वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन, और ये स्प्रिंग 23 ये अभी जो अटेम्प्ट हुई है इसका क्वेश्चन आ गया। An auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement at both
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड, ये कंसेप्ट क्लियर है, समझ आ रहा है क्या कह रहा है? एग्री? अच्छा कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ सच रिस्क। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कौन डिफाइन? मेरा भाई डिफाइन कर। आप बताओ रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। That affect financial statement pervasively and potentially affect many assertions। जी ये मेरी बहन, आप बताइए एग्जांपल बताइए, 2 एग्जांपल। अच्छा पहला मुझे ये सवाल बताइए कि 2 एग्जांपल उसने कही, मैं 2 एग्जांपल ही लिख दूं? नहीं, एक आधी एक्स्ट्रा भी लिख दें तो अच्छा, अगर टाइम हो तो शाबाश। लेकिन आप मुझे सिर्फ 2 एग्जांपल बता दें रिस्क एट फाइनेंशियल। कौन सा? रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है, और हाँ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी बाय मैनेजमेंट, शाबाश। ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एग्जाम। अब अगर अब असर्शन लेवल पूछ रहे वो भी बता देंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स व्हिच मे असिस्ट द ऑडिटर इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन था। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कौन से वाला? वो 5 के, वो रेलिवेंस वाले के, दोनों? सिर्फ रिलायबिलिटी वाले। वो डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल मोर रिलायबल देन ओरिजिनल मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलायबल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस, और व्हेन इंटरनल। शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ ये सेंटेंस लिख देंगे यार एक एक, कि एग्जांपल्स भी लिख देंगे? मार्क 5। पुराने क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम देखें ना तो 1 पॉइंट का 1 नंबर होता था नॉर्मली की बात कर रहा हूं। नए क्वेश्चन जो लेटेस्ट है ना, इसकी अगर मार्किंग स्कीम देखें तो आपको पता चलेगा 1 पॉइंट का नॉर्मली 0.5 मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ ये रूल लिख देंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, तो वो शायद आपको 2.5-3 नंबर दे। तो एग्जाम्पल्स भी आपको लिखनी चाहिए, याद करवाई हुई है तो लिखनी चाहिए, एग्जाम में टाइम भी है तो। रूल गलत लिख दे, एग्जाम्पल सही लिख दे, रूल के नंबर नहीं देगा, एग्जाम्पल्स के नंबर दे देगा। अब अगला सवाल पूछे कि रूल ठीक लिखे, एग्जाम्पल गलत, बोलना फिर क्या होगा? अच्छा वही होगा, ठीक है। 7 द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बर्ड, अच्छा रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन व्हाई द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सपेक्टेशन दैट द ऑडिट टीम शुड हैव डिस्कवर्ड द फ्रॉड इज अनरियलिस्टिक। कह रहा है कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, बताइए इसका ये कहना कि ऑडिटर को फ्रॉड डिटेक्ट करना चाहिए था क्यों अनरियलिस्टिक है? अच्छा एक तो कुछ रीजन तो हम अभी बता सकते हैं कि फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक कोल्यूजन के जरिए से होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन, बिल्कुल। लेकिन हमने कोशिश करनी है, आप चूंकि केस स्टडी बनाया है तो केस स्टडी का असूल क्या होता है? सोल्यूशन केस में से निकालना है, सोल्यूशन उस किताब में से नहीं निकालना। हम किताब से सोल्यूशन निकालेंगे वो रटे वाला सवाल बन जाएगा, केस स्टडी में से पॉइंट्स निकालने हैं। कह रहे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बर्डी लिमिटेड एंड एक्सटर्नल क्लाइंट फर्म हैज डिस्कवर्ड दैट एन एम्प्लॉई हैज डाइवर्टेड 30,000 pound of company funds into his own bank account by creating and paying purchase invoices on fictitious supplier accounts over last 12 months. The managing director has contacted your firm to express his concern that the audit team did not discover his fraud during the external audit. उसने कहा आपकी टीम ने ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया, वो 30,000 बंदा हमारे खा गया, 30,000 पाउंड, ठीक है सर। एंड हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर टू डिस्कस इशू। यहां तक अगर क्वेश्चन रहता तो हम इसको इसमें हाँ जी कर सकते थे कि ये रीजंस हो सकती हैं, और रीजन अपनी बुक वाली यूज कर सकते। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां तक वो हमें जनरल केस के बारे में ही बता रहा है कि ये फ्रॉड हो गया, आप डिटेक्ट नहीं कर सके। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसको खास तौर पे हमने लाजमी यूज करना है वो अब दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर शो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस लिए दिया उसने? कैलकुलेट कीजिए मटेरियल लेवल। अब बताइए जो फ्रॉड हुआ है ये मटेरियल है कि इमटेरियल है? कुछ कह रहे हैं इमटेरियल, कुछ कह रहे हैं खुदा का क्या करने का कैलकुलेशन यार। इतने छोटे कंसेप्ट पे अगर आप बढ़ जाएंगे तो फिर हो गया ऑर्डर कि मैं खुद ही कर लूं। मटेरियलिटी लेवल 75,000 है तो ये इमटेरियल है। तो एक तो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये होगा कि हमने इधर ही कैलकुलेशन करके इसे कह देना इमटेरियल है, फारिग। लेकिन मार्क्स ज्यादा है, आप कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन के पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स भी ऐड कर। जनरल पॉइंट्स क्यों ऐड करवा रहा हूं? कि मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें उसने इसको 130,000 की बजाय उसने 130,000 लिख दिया। उसमें हमने मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करके देखा ये तो मटेरियल बन गया। क्या अब भी हमारे बचने की चांस है? क्या करें? इनहेरेंट लिमिटेशंस को लिख देना था हमने।
मटेरियलिटी लेवल भी कैलकुलेट करना था, लेकिन कहना था मटेरियल है। ऑडिटर याद रखिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है। एक तो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही साइड पे होगी ना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे भी ऑडिटर क्या करता है, रीजनेबल एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। हाँ, उसमें आपको थोड़ा सा कमेंट्री करनी पड़ेगी कि ऑडिटर प्रोसीजर सारे परफॉर्म किए हैं, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, तो फिर उसकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, और अगर नहीं किया तो फिर रिस्पांसिबिलिटी है। और इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली इनहेरेंट लिमिटेशंस के भी 2-3 पॉइंट्स को इंक्लूड कर देना चाहिए। ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉड के ऊपर फोकस कर रहा है, मिस स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, अब चलते हैं हमने, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के दौरान में भी हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के दौरान में भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते, तो ये ना समझिएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करवाते हैं, इतनी केस स्टडी करवाते हैं, अगर आप ना करवाएं तो हमारा सिलेबस तो 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाए। मैं क्या, अगर प्रैक्टिस ना करवाएं तो महीना क्या 1.5 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन समझ कुछ नहीं आने, समझ कुछ आपको बताया था ना। क्योंकि वैसे तो हर चीज, खास तौर पे ऑडिट, ये पढ़ने से नहीं आता, किसे लिखने से, करने से आता है, करने से। तो जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे, पास पेपर के क्वेश्चन नहीं करेंगे, समझ नहीं आना आपको, ठीक है। तो आई कैप के लेवल की प्रैक्टिस सिर्फ कंसेप्ट नहीं समझाने होते, प्रैक्टिस भी करवानी होती है, ठीक है। टीचिंग में से डिस्कशन ऑफ पास पेपर निकाल दें, टेस्टिंग सिस्टम निकाल दें, बाकी तो महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये टेस्टिंग सिस्टम याद है आपका, टेस्ट हुआ उसकी डिस्कशन भी पेंडिंग है, डिस्कशन पेंडिंग। हाँ, ये जो ईद के दिन होंगे ना, इनमें हम डिस्कशन मैंने प्लान की हुई है। ईद के दिनों से मेरी मुराद पीर मंगल बुध, नहीं ये पीर मंगल, ईद से पहले के 2-3 दिन, हाँ जी, जिन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कौन सा पैराग्राफ, अदर मैटर। कल पढ़ा था एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, आज पढ़ रहे हैं अदर मैटर पैराग्राफ। इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में जिन अल्फाज के ऊपर आपको गौर करवाऊं उन अल्फाज पे गौर करना। क्या रहा अदर मैटर पे, अच्छा शुरू का वही कंसेप्ट है, तकरीबन स्टार्ट वैसे ही ले रहा है जैसे एम्फसिस मैटर में स्टार्ट लिया था। Other matter paragraph is included in auditor's report if auditor considers it necessary. If auditor consider it necessary to communicate a matter. उधर क्या था? To draw user's attention. इधर क्या है? To communicate a matter which is not required to be disclosed. Not required to be disclosed. Not required to be. यानी other matter जिस चीज पे दिया जाएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगी ही नहीं, डिस्क्लोज नहीं है। अच्छा, डिस्क्लोज क्यों नहीं है? क्या इस वजह से कि मैनेजमेंट ने नहीं किया, कि रिक्वायर्ड ही नहीं? हाँ जी, रिक्वायर्ड ही नहीं था, वरना अगर मैनेजमेंट ने ना किया होता तो ये मिस स्टेटमेंट हो जाती। इसका मतलब चूंकि रिक्वायर्ड नहीं थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूडेड इन आइटम्स व्हाट इफ ऑडिटर कंसीडर्ड नेसेसरी टू communicate a matter which is not required to be disclosed in financial statements but is relevant. अच्छा, उधर था fundamental, इधर क्या है? but is relevant to users understanding of audit, auditor's report या auditor responsibility, audit वगैरह क्या लेते हैं बाकी चीजों को भी, ठीक है। audit, auditor responsibility और audit report, वहां पे क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी बहुत अहम, ये 4 कंसेप्ट, 4 अल्फाज अहम है, और एक 5वां भी होता है प्रोवाइडेड वाला, वो अभी बताता हूं। 4, अगर आपकी डेफिनेशन में ये 5 अल्फाज आ गए, आपकी डेफिनेशन टेक्निकली कंप्लीट है। और अगर ये 5 अल्फाज डेफिनेशन में नहीं आए, आप चाहे 2 सफे भर ले डेफिनेशन के, कंप्लीट नहीं होगी कंप्लीट। तो अदर मैटर की डेफिनेशन में क्या कह रहा है? कह रहा है इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट necessary to communicate which is not required to be disclosed. क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों डिस्क्लोज नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं। और रिक्वायर्ड क्यों नहीं भला? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करता, ये तो रिलेट ही ऑडिट से करता है। ये तो अदर मैटर पैराग्राफ तो रिलेट ही, एमसीक्यू मैटर में यहाँ पे क्या लफ्ज़ था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश, इसका मतलब एमसीक्यू मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली चीजें होती हैं और अदर मैटर ऑडिटर वाली चीजें होती हैं। कह रहा है प्रोवाइडेड, लेकिन ध्यान में रखना कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
कि अदर मैटर पैराग्राफ में ऐसी चीज ना डाल देना जिसको अल्लाह ने मना किया, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर ना डाल देना अदर मैटर में, ठीक है, अदर मैटर में कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर ना डाल देना। कोक ऑडिट करने के लिए जाओ, कहो हाँ ये कोक के वेरिफिकेशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स की बड़ी प्रॉब्लम हुई, इसका फार्मूला लिख देते हैं हम, कोक बनाने का फार्मूला लिख देते हैं हम, क्या हम उसको रिपोर्ट में लिख सकते हैं चाहे रेलिवेंट क्यों ना हो कि हमने कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे चेक की है? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? कॉन्फिडेंशियल। तो अदर मैटर में कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्क्लोज, पहले लाइन का मतलब ही है। दूसरी का प्रोवाइडेड मैटर इज नॉट ए की ऑडिट मैटर, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए। क्यों? की ऑडिट मैटर होगा तो उस पैराग्राफ में जाएगा, अदर मैटर में थोड़ा जाएगा, ठीक है, मिसक्लासिफिकेशन हो जाएगी। भाई बात समझ आ गई? तो अदर मैटर की डेफिनेशन समझते हमेशा आपने पहला कंसेप्ट ये, दूसरा नॉट डिस्क्लोज, तीसरा रेलिवेंट, और फोर्थ और प्रोबेबली सबसे अहम ऑडिट वाला, और फिफ्थ प्रोवाइडेड के बाद दो एक्सेप्शन। डेफिनेशन क्लियर? अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया तो डेफिनेशन पूछता है, और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो क्या पूछता है? वो एग्जांपल्स। चलिए जरा देखिए एग्जांपल कौन कौन सी वो उसने लिखी है। कितनी एग्जांपल लिखी है? 4। कल तो 8 थी एग्जांपल। वो एमसीक्यू मैटर, अच्छा इसकी अदर मैटर की कम है, ये तो अच्छी बात हो गई कि इसकी एग्जांपल्स कम है। क्या है एग्जांपल? ये पढ़ लेते हैं। इसमें से 2 हमने पढ़ी हुई है ना, करें मैंने तो नहीं पढ़ाई, आपने नहीं पढ़ा। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा प्रायर पीरियड किसको कहते हैं? पिछले साल को। वो कह रहा है अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही नहीं हुई या ऑडिट हुई है किसी और ने ऑडिट की है तो आप क्या करेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। If financial statements of prior period were not audited or were audited by another auditor, पिछले, अच्छा ये एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए, फिर रीजनिंग आपको समझ आएगी क्यों कह रहा है वो। पिछले, इसका मतलब है जो कंपैरेटिव होगा। देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब शेयर होल्डर के पास जाती है ना, उन पे कंपैरेटिव भी होते हैं। अगर तो हमने ही पिछले साल का भी ऑडिट किया हो तो कंपैरेटिव भी हमने वेरीफाई किए होते हैं, इस साल की फिगर भी हमने वेरीफाई की होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पिछले साल की फिगर वेरीफाई हुई ही नहीं, किसी ने भी नहीं की, या की है लेकिन किसी और ने, हम इस साल के ऑडिटर हैं, क्या हमने पिछले साल के कंपैरेटिव को वेरीफाई किया होगा? नहीं किया, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो यूजर ये समझ सकते हैं क्या कि हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया है। हालांकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई तो क्या सबको किया है, लेकिन इस साल को करंट कंपैरेटिव को कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को नहीं किया। तो क्या आप यूजर को बता देना चाहिए ए भाई इस साल की फिगर्स के लिए तो हमारी जिम्मेदारी, पिछले साल की फिगर हमने वेरीफाई नहीं की, वो तो किसी और ने की है, एबीसी फर्म एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, जिसने इस डेट के ऊपर ये ओपिनियन दिया था, हमने नहीं। क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता देना चाहिए यूजर को कि पिछले साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, पिछले साल में अगर कोई गड़बड़ निकले ना तो ये प्रीडिसेसर ऑडिटर इसको केस करो, हमें ना कुछ कहना। क्लियर? अब ये एग्जांपल समझ आ गई। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय, तो हमने अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बताना है कि हमने नहीं, ये इस और बंदे ने किया है, इसने इस डेट को ये रिपोर्ट दी थी। पहली एग्जांपल क्लियर? दूसरा, इफ ऑडिटर इश्यूज रिपोर्ट ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या ऑडिटर एक ही कंपनी की एक ही साल की मल्टीपल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकता है? अच्छा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मल्टीपल सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती क्यों है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आईकैप हमें बताता है वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है वो किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसने कंसोलिडेशन के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएसए या जर्मनी भी भेजनी होती है, जहां पे हो सकता है पाकिस्तान के रूल ना हो, तो वहां पे उस मुल्क के फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भेजेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन करते हुए सेम फ्रेमवर्क सेम कंपनी पॉलिसी होना जरूरी है। तो अगर एक कंपनी ने एक ही कंपनी साल भी वही 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, एक बनाई पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स के लिए और एक बनाई फॉरेन कंपनी के लिए, तो क्या अब ऑडिटर ने दोनों को चेक किया है? तो अब यूजर कंफ्यूज हो सकते हैं ना। फर्ज की आजकल तो इंटरनेट का दौर है ना, पुराने जमाने में मसला नहीं होता था, मसला है आप नेट पे सर्च करें आपको पाकिस्तान की रिपोर्ट भी मिल जाएगी और उसी के नीचे हो सकता है जर्मनी की रिपोर्ट भी नजर आ रही हो,
ऐसी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल होती है ना, तो यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि वही कंपनी वही साल एक जगह पे प्रॉफिट कुछ हो रहा है, दूसरी जगह पे प्रॉफिट कुछ और। इसलिए क्या ये बेहतर होता है कि यूजर को बता देना चाहिए कि हमने एक और सेट पे भी ओपिनियन दिया है, एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बताएंगे? अदर मैटर पैराग्राफ में। क्या ये स्पेशल पर्पस भी शो नहीं कर? ये डिपेंड करता है। अगर तो किसी फॉरेन कंट्री के जैसे कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उस मुल्क में सारी अवाम को दी जा रही होगी, तो वो हालांकि फ्रेमवर्क डिफरेंट है, लेकिन दूसरा फ्रेमवर्क भी जनरल पर्पस है, दूसरा फ्रेमवर्क भी जनरल। लेकिन अगर दूसरा फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस हो, दूसरा फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस हो, तो फिर बिल्कुल फिर स्पेशल पर्पस वाला रूल भी लगेगा और टू सेट्स वाला रूल भी लगेगा। जैसे C5 लेवल का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। कंपनी ने रिसेंटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवा के पाकिस्तान में शेयर होल्डर्स को इश्यू कर दे। बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, बैंक ने कहा लोन तो दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवाने के बाद कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिसेंटली ऑडिटेड करवाई हैं वो सामने रखी, तो बैंक ने कहा ये नहीं, ये तो IFRS के मुताबिक है, हम कैश से गर्ज है, हमें कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दीजिए। कहानी समझ आ गई? रिक्वायरमेंट में था, बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, इम्प्लीकेशन आप बता सकते हैं? दो इफेक्ट है इसमें, एक एमसीओ मैटर पैराग्राफ किस वजह से आ रहा है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, कैश बेसिस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, उस वजह से। और दूसरा अदर मैटर, वो किस वजह से आ रहा है? मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो अगर मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अदर मैटर तो आएगा ही आएगा। एम्फसिस ऑफ मैटर में भी आए में भी ना आए, किस पे डिपेंड करता है? हाँ, दूसरा फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस है तो एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा, वरना नहीं आएगा। क्लियर? ये अच्छा सवाल था। फिर इफ ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, इफ ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट पे लिख देता। जैसे फर्ज कीजिए ये टेस्ट हुए, इन भाईजान ने टेस्ट में क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया, प्रेजेंटेशन मुझे बड़ी पसंद आई, मैं ये चाहता हूं सारी क्लास के सामने ये प्रेजेंटेशन रख दूं, सारी क्लास। क्या मैं सारी क्लास को वो इन भाई का सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकता हूं? मुझे करना चाहिए इनसे पूछे बगैर? कर सकता हूं क्या नहीं? क्या मुझे करना चाहिए? करना। अच्छा, ये डिपेंड करता है, इसमें तो शायद मैं कर सकूं, लेकिन अगर ये क्लियरली पेपर करते हुए मेंशन कर दें कि सर मेरे पेपर में अगर कोई गलती हुई, भाई अच्छी प्रेजेंटेशन होती है तो एग्जांपल देने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं करना था वो भी तो स्टूडेंट्स को दिखाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा सर जी मेरा पेपर ना दिखाइएगा किसी को, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हालांकि हम अगर कभी दिखाए भी ना तो आइडेंटिफिकेशन को हाइड कर देते हैं, लेकिन स्टिल इनका कंसर्न है। उन्होंने कहा सर ना दिखाएगा, तो क्या फिर मैं किसी और को दिखा सकता हूं? नहीं दिखा। यही हिसाब रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट का है कि बाज़ औक़ात ऑडिटर रिपोर्ट देते हुए कहता है ये लो भाई रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट जिसको मर्जी चाहे दे देना, लेकिन बाज़ औक़ात ऑडिटर कहता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए है, इसके अलावा किसी को ना देना, वरना जिम्मेदारी मेरी नहीं। जैसे एग्जाम्पल सुने, ये जो अभी रिसेंटली मैंने एग्जाम्पल दी, इसमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट जा रही थी, एक जनरल पर्पस को, जनरल पब्लिक को, एक बैंकर को। तो मर्जी है, देखिए जो जनरल पर्पस वाली, जो जनरल यूजर को जानी है ना स्टैट्यूटरी ऑडिट वाली, वो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉ ने कहा हुआ है कि सारे यूजर तक जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूं तो जो बैंक को ऑडिट रिपोर्ट दी जा रही है उसको डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है कि मैं मैनेजमेंट को कह दूं कि भाई बैंकर के अलावा और किसी को यह रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। ठीक है, बैंकर के अलावा और किसी को रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, ये कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ से। ठीक है, जैसे बाज़ औक़ात देखें आपको माइंड मैप मिलते हैं ना, माइंड मैप, वो माइंड मैप मिल रहे हैं ना, हाँ ग्रुप में भी शेयर हो रहे हैं और आपको यहाँ पे हार्ड फॉर्म में भी दे रहे हैं। उस पर अगर आप नोट, नहीं ऐसे ना करें, चैप्टर 2 और 3 के मिल गए हैं भाईजान, कितने मैंने 3 दिन पहले के दे दिए हैं, क्या प्रिंट हो रहे हैं? चले जब हो जाए तो उनको दे दीजिएगा, ठीक है, ईद से पहले इंशाल्लाह। अच्छा अब सुने, उसके ऊपर अगर आप देखें ना तो मैंने लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मोहम्मद आसिफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है।
अच्छा आप पढ़ के आपने ये लेसन ने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये पिक्चर ली और ये दोस्त को शेयर कर दी। मैनेजमेंट भी यही कर सकती है, लेकिन ये लिखने का फायदा क्या, प्रोफेशनल को भी पता होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन रिसेट करने के बावजूद भी रिपोर्ट आगे जा सकती है, लेकिन इसके लिखने का फायदा पता क्या होता है, अगर थर्ड पार्टी को रिपोर्ट पहुंचे और उसमें कोई प्रॉब्लम, तो फिर राइटर उसको जिम्मेदार नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए मैं इंसान ना, गलती हो सकती है, वैसे तो तसल्ली करके बनाते, गलती हो सकती है। अब अगर मैंने आपको माइंड मैप दे दिया और उसके बाद आई कैप ने कोई रिवीजन ले आया, उस बुक आनी है ना अभी आई कैप की 15 तारीख को, आई कैप रिवीजन ले आया, अब आपने अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया रिवीजन, मैंने आपको बता दी इसी तरह, रिवीजन अलहदा मैसेज में बताई, माइंड मैप अलहदा था। अब हो सकता है रिवीजन वाली चीज उस स्टूडेंट दोस्त तक ना पहुंच सके जिसको आपने शेयर, ऐसे ही है। अब वो एग्जाम में सवाल आ गया, वो कहेगा सर ने गलत पढ़ा दिया, वो तो सच क्वेश्चन था ही नहीं सर के माइंड मैप में, जो एग्जाम में है सर ने गलत, मैं सर के खिलाफ केस करूंगा। मैं भाई मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं थी, क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट इसी वजह से किया था कि अगर इसमें बाद में कोई ऊंच नीच होती है तो हम सिर्फ उस बंदे को जिम्मेदार होंगे, यानी मैं अगर कोई गलती होती भी है सिर्फ अपने स्टूडेंट को जिम्मेदार हूं, इसके अलावा और किसी। तो मुझे बताइए ये रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने का फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। हम सारी दुनिया को लायबल नहीं होते, सिर्फ उसको लायबल होते हैं जिसको हमने इशू की होती है। क्लियर जी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4, इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव। फौरन जहन में क्या आया? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल। तो अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। स्टूडेंट कहने लगा सर ऑडिट गलत पढ़ा रहे हैं आप। कैसे गलत पढ़ा रहा हूं? कभी कभी पढ़ा भी जाता हूं लेकिन पता नहीं चलने देता, क्योंकि वो चीज सिलेबस में नहीं होती, बताया था ना। बाज बात किसी चीज की रूल की एक्सेप्शंस होती हैं, तो मुझे आपको क्या पूरा कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए? सिर्फ जितना सिलेबस में है वही पढ़ाना चाहिए। तो कहने लगा सर आपने तो पहले बताया था स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, अब आप कह रहे हैं अदर मैटर आएगा। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी आएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस वजह से आएगा? रीजन के ऊपर गौर करना है। रीजन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस वजह से आएगा? स्कोप लिमिटेशन परवेसिव होने की वजह से। अदर मैटर किस वजह से आएगा? विड्रॉल पॉसिबल ना होने की वजह से। क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, क्या हो? बाय मैनेजमेंट हो। इसमें बाय मैनेजमेंट को अंडरलाइन करें। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, तो विड्रॉल इज बेटर देन डिस्क्लेमर। विड्रॉल इज बेटर देन जब स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट वाली हो, बाय मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है ना। और अगर लॉ कहे ना विड्रॉ नहीं करने देंगे, आए हो तो रिपोर्ट दे के जाओ, तो फिर ठीक है सर आप कहते हैं तो हमने तो विड्रॉ करना, विड्रॉ का आप कहते हैं तो नहीं करते विड्रॉ, लेकिन रिपोर्ट कौन सी देंगे? रिपोर्ट ऐसी देंगे जो किसी काम की नहीं होगी। क्या? डिस्क्लेमर ऑफ, और उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ अब की बार अदर मैटर किस वजह से इंक्लूड कर? स्कोप लिमिटेशन की वजह से, विड्रॉल पॉसिबल ना होने की वजह से। रीजन फर्क है, रीजन फर्क है। स्टूडेंट कहते हैं सर ये डुप्लीकेशन नहीं हो रही, नहीं, अदर मैटर में स्कोप लिमिटेशन का जिक्र नहीं होगा, विड्रॉल का जिक्र होगा। स्कोप लिमिटेशन का जिक्र किधर होगा भला? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में। हर चीज सीफैब में नहीं पढ़नी, सीफैब में पढ़ेंगे। स्कोप लिमिटेशन किधर जिक्र होता है? कोई स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट हो उसका जिक्र किधर होता है? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में। चलिए अब एग्जाम्पल ना कुछ पढ़ लें। चले एक एग्जाम्पल पढ़ लें। ठीक है, अच्छा इसके कुछ रूल नहीं है, ये इसकी ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करती है। पहली एग्जाम्पल, अच्छा वो एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा आई कैप ने पूछी है वो आपको पढ़ा देता हूं। ठीक, जो समझ लीजिए 90% केसेस में आई कैप ने पूछी है। ये कौन सा वाला है? ये पहला वाला केस। प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020 वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर who expressed an unmodified opinion on those statements on March 31, 2021। इसका मतलब है हम किस साल का ऑडिट कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2021 का, और हम उसमें 2020 के बारे में बता रहे हैं कि ये किसी और ने ऑडिट किया है। इसमें गड़बड़ हुई तो हमारा जिम्मेदारी कोई नहीं, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। क्लियर हो गया अदर मैटर? और अगर 2 सेट्स वाला अदर मैटर हो, उसमें क्या लिखेंगे? कंपनी हैज प्रिपेयर्ड सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021 in accordance with IFRS, on which we issued a separate auditor's report to the shareholder of company dated March 31, 2002।
ठीक है, ऊपर वाली बात पिछले साल की कर रहा था कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इसी वाली बात इसी साल की कर रहा है कि इसी साल 2 सेट का ऑडिट हुआ है। ठीक है, एक जिसके अंदर ये पैराग्राफ आ रहा है और दूसरा वो बता रहा है IFRS वाला था। ठीक है, ये जो इस ऑडिटर ने दूसरी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया वो कौन से फ्रेमवर्क में बनी थी? IFRS के मुताबिक। और ये जिसमें ये पैराग्राफ शामिल है जिस ऑडिट रिपोर्ट में, वो शायद किसी और फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हो। क्लियर हुई ये बातें? आज के लेक्चर में हमने यूं समझे जो नई चीजें 3 सीखी हैं, अदर मैटर की डेफिनेशन, अदर मैटर की एग्जांपल्स और उसकी ड्राफ्टिंग से एग्जांपल 4 सिखाई हैं, ड्राफ्टिंग सिर्फ 2 की सिखाई है। इनमें अगर आप एक पहले वाली भी याद कर लेना एज इट इज तो उम्मीद है कि आप पास होने वाले, लेकिन दूसरी भी याद कर ले तो क्या ही बात है। पहले वाली लाजमी है, दूसरी वाली कम लाजमी है, पहले वाली ज्यादा लाजमी। प्लेसमेंट में कह रहा है कि भाईजान नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, छोड़े नहीं फिर पढ़ेंगे, फिर कभी प्लेसमेंट छोड़े। हाँ, होम असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।